हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएससी। ये मेरा क्लास है जिसमें मैं आपको आज क्लास 10th का एक टॉपिक चैप्टर है लाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे इस क्लास को देखिए, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट लाइट को लेके क्लियर हो जाए। इस क्लास में लाइट को अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, क्लास को फॉलो कीजिए, देखते रहिए और समझिए और फीडबैक दीजिए। तो मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ वो लाइट है। लाइट क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा इसके बाद। और देखिए ये लाइट होता क्या है, आखिरकार लाइट के बारे में सबसे पहले लाइट के डेफिनेशन को देखते हैं। तो लाइट का डेफिनेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनीथिंग। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें किसी चीज को देखने में, से आप किसी भी चीज को देख रहे हैं, मुझको देख रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं, ये सब क्यों लाइट के। मैं अगर लाइट ऑफ कर दूं तो ये चीज आपको नहीं दिखेगा। अगर मैं अभी लाइट ऑफ कर दूं, अंधेरा हो जाएगा हमारे रूम में, तो कुछ नहीं दिखेगा। यानी लाइट ही ऐसा एनर्जी है जो किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हिंदी में अगर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत आसान है। आप ध्यान समझिए, देखिए, अच्छे समझ में आएगा। तो ये कैसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं कि लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। ठीक है, वो प्रोपेगेट जो करता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करता है। इसका मतलब कि कभी भी लाइट ऐसे बेंड करके नहीं चलेगा, ऐसे घूम के नहीं चलेगा। इसको कोई मीडियम चाहिए नहीं ट्रेवल करने के लिए। जैसे साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये बिना मीडियम का वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और इसका वैक्यूम में प्रोपेगेशन का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये इतनी रफ्तार से ट्रेवल करता है लाइट में। सन से लाइट 8 मिनट्स में, लगभग 8 मिनट में हमारे अर्थ तक पहुंच जाता है। दूसरी बात, इसका लाइट का कुछ नेचर होता है, वेव नेचर होता है, इसको हम लोग वेव थ्योरी बोलते हैं। पार्टिकल थ्योरी होता है, पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल थ्योरी बोलते हैं। ये दोनों थ्योरी को में से हमको पार्टिकल थ्योरी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, वो पार्टिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, वेव थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। लाइट का वेव थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, पोलराइजेशन होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट हमारा जो होता है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ना नहीं है। इन सब चीज़ों को मैं 12th क्लास में के चैप्टर में, 12th क्लास का जो बनाऊंगा का वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, कैसे ये वेव थ्योरी वर्क करता है। इस क्लास में मैं आपको पार्टिकल थ्योरी के बारे में बताऊंगा। नहीं, पार्टिकल थ्योरी यानी लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होना, किसी चीज को पे पढ़ने के बाद उस चीज का रिफ्लेक्ट हो जाना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट भी किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, तो उस पर टकरा कर वो रिटर्न होता है। ठीक, अब वो चीज कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। तो कैसे वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, हमारे आईज पे आया, तो हम उसको आसानी से देख पाते हैं कि चीज है। तो मैं जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो रिफ्लेक्शन को ही पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद रिफ्रैक्शन है, वो भी पढ़ेंगे। मिरर्स को पढ़ेंगे, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, प्लेन मिरर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला टॉपिक उसमें का, लाइट का सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है, ये सपोज कर लेते हैं हम, ये हमारा एक मिरर है, ये पार्ट जो है वो एक मिरर है। ठीक, और ये पेंटेड पार्ट है जो कि सिल्वर पेंटेड है, सिल्वर बेस्ट रिफ्लेक्टर है, इसलिए हम लोग ज्यादातर सिल्वर पेंट ही यूज करते हैं पेंट करने के लिए सरफेस को। एक तरफ पेंटेड होता है, दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है। तो यहाँ से जो रे, सोर्स से हमारा जो रे आ रहा है, ये सोर्स है, सन हो गया चाहे कुछ भी हो गया, जिससे लाइट निकलता है, उस सोर्स से जो रे आता है और उस सरफेस पे पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। अगर हिंदी में इसको समझे तो आपतित किरण। इस किरण को, इस रे को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। या देखिए सोर्स से आ रहा है, ये टकराकर रिटर्न हुआ, यहां से आया, टकराकर वो फिर बाउंस बैक कर गया सरफेस पे टकराकर, तो बाउंस हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, यानी हिंदी में परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण। अब हम क्या करते हैं ना कि एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के लंबवत हम एक अविलंब को ड्रॉ करते हैं। ठीक, जिससे हमको दो चीज मिल रहा है, एक ये एंगल मिल रहा है और एक हमारा ये एंगल मिल रहा है। तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं, इस कोण को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
याद रखिएगा, आपतित कोण, परावर्तित कोण, हिंदी में बोलेंगे इसे आपतित कोण और इसे परावर्तित कोण, आई और आर। तो अब क्या हो रहा है, जब ये आया, टकराया और यहाँ से वापस चला गया, तो और यहाँ पे जहाँ ये टकराया, जहाँ पे हमारा ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जहाँ तीनों आकर टकराए हैं, यहाँ ये एक बिंदु होता है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये रे के बारे में समझ में आ गया। मिरर कौन सा मिरर था, ये मिरर जो है हमारा, हम प्लेन मिरर लिए हैं, स्फेरिकल मिरर्स को नहीं यूज किया हमने अभी प्लेन मिरर को लिया। तो टकराने के बाद ये गया, तो ये एक हमारा स्ट्रक्चर तैयार हुआ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। तो हम लोग अभी देख रहे थे ना रिफ्लेक्शन के बारे में, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था, अभी मैंने आपको बताया था, इंसिडेंट रे होता है यानी आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है यानी परावर्तित किरण, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कुछ चीज को और समझते हैं। ठीक है, ये तो हमारा प्लेन मिरर है जो कि एक तरफ से सिल्वर पेंटेड है, दूसरे साइड रिफ्लेक्शन साइड है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर ये मिरर ना नहीं होता तो हम अगर देखें तो ये जो हमारा इंसिडेंट रे यानी जो आपतित किरण है, ये सीधी निकल जाती कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सीधे निकल जाता। तो यानी ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये किरण आया और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, लेकिन अगर ये सीधे चला जाता तो कंडीशन दूसरा, इसका एक्चुअल पाथ तो ये था, एक्चुअल रास्ता ये था। इसके बीच में जो डिफ्लेक्शन हुआ ना, ये जो एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे और इस जो इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल बना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन ये होता है, यानी कि ये आखिर कितना होता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, डेविएशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है। ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ये पूरा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर, और आई और आर हमारा सेम होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो मैं आपको बताऊंगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं, ये एक लॉ है। आप इसको याद रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी अगर कोई रे किसी प्लेन सरफेस पे टकराता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, तो नॉर्मल से, जो नॉर्मल हमारा है, उस नॉर्मल पे जो एंगल बनाता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल ही होगा। इस बात को आप याद रखेंगे हमेशा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम है, एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होगा। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 180 माइनस 2 एंगल आई, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, डेविएशन इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला हो गया डेविएशन का। आप इसको याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा तब से बना सकते हैं। ये एंगल, ये जो इंसिडेंट रहे वो कितना डेविएट हुआ अपने एक्चुअल पाथ से। तो आगे देखिए, अब हमको ये चीज जानना है, इसमें कुछ कंडीशंस है कि अगर क्वेश्चन पूछे हमसे कि मैक्सिमम डेविएशन कहाँ होगा, तो मैक्सिमम डेविएशन कहाँ होगा, कितना होगा, तो मैक्सिमम डेविएशन तब होगा जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, यानी जो एंगल आई है, ये 0 डिग्री होगा। एंगल आई 0 डिग्री मतलब ये जो हमारा इंसिडेंट रहे वो नॉर्मल से ही आएगा। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल से ही आएगा तो सबसे ज्यादा डेविएशन होगा 180 डिग्री का डेविएशन, ये नहीं, यानी जो रिफ्लेक्शन होगा वो 180 डिग्री पर होगा, यानी ये पूरा इस पे सट जाएगा, तो ये इस पे सटेगा, तो यानी कुछ इस तरह का हमारा बनेगा। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल से अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो वापस इसी से निकल जाएगा। तो ये हुआ कि मैक्सिमम डेविएशन। तो यहाँ पर हमको मिलेगा मैक्सिमम डेविएशन, यहाँ हमको मिलेगा मैक्सिमम डेविएशन। ये चीज आप याद रखेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा तो हमको मैक्सिमम डेविएशन मिलेगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होते हैं। पहला, जिसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे
the incident ray, reflected ray and the normal all lie on the same plane. देखिए ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये सारे एकदम सेम प्लेन पर है, इसी प्लेन पर है, एक प्लेन पर ही है तीनों। उसके आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों समान तल में होते हैं। ठीक, दूसरा जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या है, एंगल आई और एंगल आर। अभी मैंने बताया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट, जो कि जिसमें आपने समझा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे के बारे में समझा, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में समझा, नॉर्मल के बारे में समझा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। अब आगे हम लोग इसके बाद बात करते हैं ना नंबर ऑफ इमेजेस की, स्फेरिकल मिरर्स की। मिरर से प्लेन मिरर ही तो नहीं होंगे, और भी मिरर्स होंगे। तो प्लेन मिरर्स होंगे, ठीक, प्लेन मिरर्स हैं रिफ्लेक्टेड जिस पे रिफ्लेक्शन हुआ। अब स्फेरिकल मिरर्स आएंगे, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, यानी दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसका कितना सारा इमेजेस बनेगा। आप लोग सैलून में गए होंगे, सैलून आपने देखा होगा कि आप बैठे रहते हैं और आपका बहुत सारा इमेजेस पीछे, अगर एक आईना पीछे लगा हुआ है, एक आईना सामने लगा हुआ है, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारा इमेजेस आपका बनते चला जाता है। तो वो कैसे होता है, कैसे कितने डिग्री पे रखा रहेगा, कितना एंगल पे रखा रहेगा, कितना इमेज बनेगा, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम n 360 डिग्री बाई थीटा -1, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते हैं अगर वो दिया हुआ एंगल थीटा। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं कैसे निकलता है। तो अगर हमारा इमेज, अगर हमारा जो मिरर है, अगर मिरर पैरेलल रखा हुआ हो, पैरेलल मतलब समांतर, यानी हमारा मिरर इस तरह से रखा हुआ हो, अगर पैरेलल दो मिरर और इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट हो, तो इसका कितना इमेजेस बनेगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, यानी हमारा थीटा कितना है 0 डिग्री। तो केस 1 अगर बात करते हैं तो हमारा थीटा जो है वो कितना है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो 0 से अगर किसी चीज को भाग देंगे तो वो होगा नॉट डिफाइन, यानी कि कितना इमेजेस बनेगा हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कितना होगा नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी कर सकते हैं हम उसका। बहुत सारा इमेज बनेगा जो कि डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। कब, कंडीशन याद रखिए, जब दोनों मिरर को हम पैरेलल रखेंगे तो यहाँ थीटा हमारा 0 हो जाएगा और थीटा 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक, दूसरा अगर कंडीशन में बात करें, अगर हमारा एंगल यानी जो हमारा मिरर है वो कुछ इस तरह से रखा हो, एक मिरर इस तरह से, दूसरा इस तरह से, कितने का एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर हमारा थीटा जो है वो 90 डिग्री का हो, यानी दोनों के बीच में जो एंगल हो वो 90 डिग्री का हो, तो कितना इमेज बनेगा। तो हम यहाँ पर अगर 90 डिग्री रखते हैं 9 से 4 बार में, और 4 - 1 3, तो यानी कितना इमेज बनेगा 3 इमेज। यहाँ कितना था, इन्फिनिटी इमेज था, इसमें कितना आया 3 इमेज आया। इसी तरह से अगर थीटा हमारा 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, आप यहाँ पे थीटा लगा कर निकाल सकते हैं। 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, आप यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे, -1 करेंगे, आपको उतना एंगल आ जाएगा। कभी कभी कंडीशन बनेगा अगर हमारा इमेज जो है ऐसे, अगर हमारा जो एंगल है, जो मिरर है ऐसे एंगल पे रखा हो जो इसको पूरी तरह से डिवाइड ना करे, तो कंडीशन क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा एंगल जो है वो है 80 डिग्री, ठीक है, तब क्या होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू बैठा के देखते हैं, यानी 360/80 इसको डिवाइड करते हैं 4.5 -1 कितना हो जाएगा 3.5, यानी 3.5 आया। तो 0.5 इमेज तो बन नहीं सकता ना, आधा इमेज तो किसी चीज को बन नहीं सकता है, तो हम इसको इग्नोर कर लेते हैं और टोटल हमारे पास बचते हैं 3। यानी अगर थीटा हमारा 80 डिग्री का है तो कितना इमेज बनेगा 3 इमेज। जो फुल इमेज है हम उसी को काउंट करेंगे,
जो हमारा फुल इमेज है हम उसी को काउंट करेंगे, यानी 3.5 ना काउंट करके हम 3 इमेज ही काउंट करेंगे। तो इसी तरह से ये नंबर ऑफ इमेजेस था, कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो अब हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। ये क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, प्लेन दर्पण जो था इस तरह से प्लेन था एकदम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कैसे बनता है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हमारा गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्केव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। यानी कॉन्केव का हिंदी अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स का उत्तल दर्पण। आपके बुक में लिखा हुआ है, हिंदी की बुक में कॉन्केव। ये इस तरह से बेंड रहता है, बाहर साइड में पेंटेड रहता है। ये बाहर साइड में इसको पेंट किया रहता है, अंदर से ये कर्व रहता है। और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो बाहर के साइड से रिफ्लेक्टिंग पार्ट रहता है, अंदर के साइड से पेंटेड रहता है। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ, ये देखिए बाहर निकला हुआ है, कुछ इस तरह से बाहर निकला हुआ है और वो अंदर की ओर है। कॉनकेव, केव मतलब समझ रहे हैं ना, गुफा का टाइप का, तो केव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स यानी बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ। यानी अवतल दर्पण ये है कॉन्केव मिरर जो कि बाहर की तरफ से पेंटेड होगा, और कॉन्वेक्स मिरर जो कि अंदर की तरफ से पेंटेड होगा। ये कैसे बनते? इनको हम एक स्फीयर में से कट करके निकालते हैं। जिससे ऐसा कुछ स्फीयर होगा, ऐसा कुछ एक गोला होगा, जिस गोले में से इसको कट करके निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इस गोले को बनाने के लिए एक केंद्र तो जरूर होगा। तो सपोज करिए वो केंद्र यहाँ पे होगा जिससे ये गोला बना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर बात करते हैं तो ये होता है सी, यानी इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। हिंदी में बात करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये होता है पोल, इसको कहते हैं पोल। ठीक है, तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिखता है, किसी में सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लिखता है। ये होता है पोल, पोल मतलब ध्रुव। ठीक, और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम इस दूरी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा प्रिंसिपल है ना, मुख्य अक्ष। ये सब याद रखने वाला चीज आप याद रखेंगे, ये यूज होगा। और इन दोनों के बीच में, यानी हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल है, इसके बीच में एक पॉइंट होता है एकदम सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं फोकस। जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। और ये अब यहाँ से पोल से और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। याद रखिए, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसका फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है c/2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2। इसको अगर हम हाफ कर देते हैं तो ये होता है फोकल लेंथ। तो इसको याद रखिएगा, दोनों में यही होगा। इसमें भी यही कंडीशन होगा, जो हमारा पोल होगा यहाँ से हम यहाँ से यहाँ कुछ होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल होगा, बाहर की तरफ बताते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट की तरफ, तो यहाँ पर होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस, यहाँ पर पोल। तो ये सारा चीज, ये सारा पॉइंट्स है जो हमको दिमाग में रखना है, कैसे कैसे होगा। क्योंकि इससे आगे हम जो पढ़ने जाएंगे तो हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर ऑब्जेक्ट जो हमारा वस्तु है, अगर कहाँ कहाँ पे इस मिरर के सामने, अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर यहाँ पर है, या फिर कहीं और है, तो उसका प्रतिबिंब यानी इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, इन मिरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, कैसे कैसे इमेजेस के फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कि इसमें से कोई जो मिरर है वो बड़ा इमेज बनाता है, कोई जो मिरर है वो छोटा इमेज बनाता है। कौन सा ऐसा मिरर जो बड़ा बनाएगा और कैसे बड़ा बनाएगा, कौन सा छोटा बनाएगा और कैसे छोटा बनाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारा अगला टॉपिक होगा इसी इमेजेस के बारे में। इमेज कितने प्रकार के होते हैं? तो इमेज 2 प्रकार के होते हैं हमारा। एक इमेज होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इसको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। तब तक आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, हिंदी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, फोकल लेंथ क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें और अगले टॉपिक के लिए तैयार रहें। तो जो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगला लेक्चर मैं कल डालूंगा। आप तब तक इस लेक्चर को देखिए, समझिए। ठीक है, इसको बार बार देखिए। इसमें अगर कोई आपको दिक्कत लगे, कोई भी तरह का और कोई टॉपिक समझना हो तो मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कहाँ आपको नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, मेरा लेक्चर कैसा लगा, सब कुछ का फीडबैक मुझे ज़रूर दें।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे भी खुशी मिले और मैं और अच्छा से एक्सप्लेन कर सकूं और अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।